एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अर्पिता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का CBSE 2010 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस। हाँ, तो आज की वीडियो में हमारा यही एम रहेगा कि हम 2010 के जो CBSE पेपर में जितने भी सवाल पूछे गए थे सेट 1 में से हम वो पूरा कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और ताकि आपको अगर उस ईयर के क्वेश्चंस इस साल रिपीट भी हो जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देख के आपको लगना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। राइट, हमें आइडिया आ जाना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे आपको कोड नंबर मिलता है जो कि आपको अपने आंसर बुकलेट पे लिखना होता है। देखो, टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी ये दिए हुए हैं। यू हैव टू यूज़ ब्लू ब्लैक पेन, इस तरीके से। बाकी जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है वो है आपका टाइम लिमिट, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का दिया जाता है। तो आपको मैनेज करना होता है, इस 3 घंटे में आपको अपना आंसर लिखना होता है और अच्छी तरीके से उसे चेक भी करना होता है, जिसके लिए आप ट्राई करो कि आपका आंसर शीट में ज़्यादा से ज़्यादा 165-170 मिनट्स में आपका पूरा आंसर लिखना कंप्लीट हो जाए। और बाकी के जो 10 to 15 मिनट्स लास्ट के बचते हैं, अगर लेंदी पेपर है तो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स आप बचा के रखो ताकि आप अपने आंसर चेक कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये पूरा। ओके, अब आगे चलते हैं। साइंस का पेपर है ये, थ्योरी पार्ट। इसमें आपको यहाँ पे पहले 2.5 आवर्स मिलते थे, पर अब आपको 3 आवर्स मिलते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। मैक्सिमम मार्क्स उस टाइम 60 का था, अभी 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 80 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और ये 3 आवर्स है। क्लियर? अब हम आगे चले। इसमें 2 सेक्शंस हैं, सारे जितने भी मार्क्स के हैं वो साइड में लिखा हुआ है, तो हम देखते चलेंगे। सेक्शन ए की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट चेंज इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अब आपको बता रहा है कि कलर का चेंज क्या आएगा जब हम आयरन नेल्स को, यानी कि Fe प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 को हम आधे घंटे तक आयरन नेल्स को उसमें डिप करके रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4। राइट, FeSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा Cu से। तो ये क्या होगा, इसका जो आयरन नेल्स जो होंगे वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। तो आंसर देखते हैं इसका। या आयरन नेल्स गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, रस्ट की तरह आपको कलर दिखेगा उसका, और कॉपर सल्फेट जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन, आप उसे टर्म ऐसा दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कार्बन व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अब जो 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये मेनली पूछी जाती है, जो कि है कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ये आपको दोनों याद रखना है। यही दोनों प्रॉपर्टीज़ के वजह से जो होता है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन का ये खासियत है। इसी वजह से कार्बन की जो बॉन्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब भी हम कोई यहाँ पे जैसे आप कॉनकेव मिरर बनाते हो, ये क्या होता है, पोल होता है, और ये होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। राइट, तो आपको बोला गया है क्यों एक रे ऑफ लाइट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर ये जाती है तो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 0 डिग्री का इंसिडेंस होता है। ठीक है, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द मिरर, नॉर्मली यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। ये बात ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। ओके, तो इसका आंसर देखो, तो ये होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आपको पता होगा +3 है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये क्या है, प्लस डिनोट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 3 क्या है, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल enters at right angles into a uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और आपको बताना है उस नेचर क्या होना चाहिए उस चार्ज का अगर वो मूव करता है इस डायरेक्शन में वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जा रही है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जा रही है। तो आपको बताना है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। जिस तरीके से हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होती है पुरानी सोच वाले जो बोलते थे, वो बोलते थे करंट इस तरीके से पास होता है, बट अभी हमें पता है किस तरीके से होता है, ठीक है। वो कन्वेंशनल मेथड था, उस पर नहीं जाना है, रियल में जो है वही देखना है, ठीक है। आगे चले, सिक्स पार्ट है ह्यूमन आई से। नेम द पार्ट ऑफ आवर आईज दैट हेल्प्स टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन क्विक सक्सेशन। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी पार्ट होती है आँख की जो हमें तुरंत फोकस कर देती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी, तो वो होता है सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स का क्या रोल होता है, ये क्या होता है, ये हमारे आइज जो कि कॉन्वेक्स लेंस के शेप के होते हैं, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इस तरीके से फोकल लेंथ जो भी होती है उसकी एडजस्ट करता है ताकि हमें फोकस करने में ईजी हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेगा, ताकि सीबीएसई में किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर करना नहीं चाहता, हर एक मीडियम के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस तरीके से दोनों आपको मिलेंगे। बट ज़्यादातर मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं, कहीं पे नहीं आ रहा था तो मैंने कट कर दिया है, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आपको जैसे ही कोई नाम दिखता है आप सीधा उसका वो लिख लो ताकि आपको ईजी हो। सोडियम सल्फेट reacts with aqueous solution of barium chloride, Na2SO4 plus barium chloride यानी कि BaCl2। ओके, अब आपको बताना है क्या होगा इसके बीच का रिएक्शन, तो ये होगा BaSO4 निकलेगा और सॉल्ट बनेगा, ठीक है, NaCl, ओके, विथ एन एक्वस सोल्यूशन। तो ये फिजिकल कंडीशंस होंगे रिएक्शन बिटवीन, एंड वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे अगर आप 2NaCl लिख दो तो ये आपका पूरा बैलेंस हो जाता है। और ये किस तरीके से रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट बोले या फिर डबल डिकम्पोजिशन बोले, और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है किसका, BaSO4, और BaSO4 का कलर क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। ओके, सो व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, हाउ इज बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। यहाँ पे आपको दो एडवांटेज भी लिखनी है इस गैस की। आंसर देखते हैं, तो मेन कंपोनेंट होता है मीथेन CH4, और जो किस तरीके से बनता है, बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इस तरीके से आपको एक सेकेंड, या आपको दो एडवांटेज देने हैं इस गैस के, तो वो है इट इज़ अ क्लीन फ्यूल और it burns without smoke, it leaves no residue, its heat capacity is high, it is used for lighting purpose, safe and efficient method of waste disposal, and slurry left behind can be used as excellent manure। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज पासिंग। इस तरीके से आपको प्रेजेंट की तरह से दिखाया गया है, वाइट लाइट पास कर रही है और इस तरीके से बढ़ रही है बहुत सारे कलर में, राइट। तो आपको बताना है एक्स वाई क्या है। यहाँ पे एक्स जो है आपको पता है उल्टा, वायलेट इंडिगो ब्लू इस तरीके से बनता है, तो वाई है हमारा रेड कलर और एक्स है हमारा वायलेट कलर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, और आपको यही पूछा गया है कलर क्या है, और डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसका ये आंसर है कि वेवलेंथ उनका अलग अलग होता है। ये देखो एक्स वायलेट है और वाई जो है वो रेड है, ये देखो एक्स जो है वायलेट है और वाई रेड है, ये भी हमने दिया था। और ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्पीड इन डिफरेंट कलर्स, या फिर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आप ये भी मेंशन कर सकते हो, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है।
ओके, 10th क्वेश्चन, वाओ, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है पूरे 10 इयर्स में। आप PYQs देख लो, आपको ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ सोलेनॉइड। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बोर हो गई हूँ मैं उस क्वेश्चन से। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस, जो कि आपको इंडिकेट करना है, क्या इंडिकेट करता है ये आपको लिख देना है। तो ये क्या होता है, एक कॉइल होता है, इट इज़ अ लॉन्ग वायर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग मैनी टर्न्स। ये आपको बताना है। जो इस तरीके से आंसर देखो, solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped like a cylinder. ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर आप आंसर लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कीवर्ड्स है आप उसे हाईलाइट कर दो, लाइक इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर और इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से आप हाईलाइट कर दो तो उससे पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको वो मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोलेनॉइड का आपको दिखाना है। ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अब आपको बताना है पैटर्न क्या इंडिकेट करता है। तो पैटर्न इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर एक जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है, 11th क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का है, जो कि इस साल आपसे डिलीट हो गया है, तो ये आपको नहीं देखना। आगे चले। ओके, at what distance should an object be placed from convex lens of focal length 18 cm to obtain an image 24 cm in front of it and the other side? What will be the magnification produced in this case? 13th क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि 12th क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया था, इसीलिए मैंने हटा दिया। ओके, सो माइंड मत करना, जितने आपको अपने सिलेबस के क्वेश्चन हैं मैं आपको उतने दे रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको उतने चाहती हूँ देना, ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। ऐसे भी अगर आपको अलग से वो टॉपिक पढ़ना है सो यू आर फ्री, आप पढ़ सकते हो, नॉलेज हर सब के लिए है, बट मैंने इस सेट में सिर्फ इसी साल के लिए दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करोगे तो आप माइनस 1/72 आएगा, जिसे आप फ्लिप करने पे u कितना आता है आपका, -72 आता है। और आपको बताना ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मिरर था तो हम यहाँ पे मिरर लिखते थे, लेंस आ गया लेंस लिखते हैं। मैग्निफिकेशन निकालना था, m इज इक्वल टू वी बाई यू। मिरर फॉर्मूला में -v/u था, लेंस फॉर्मूला में v/u है। +24 -72 1/3 आएगा, -1/3 आएगा, क्योंकि 72 का साइन माइनस है। क्लियर? 14th question, no chemical reaction takes place when granules of a solid A are mixed with the powder of another solid B. अब आपको बताना है A प्लस B का जो रिएक्शन होता है तो कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? अब आगे पढ़ता है क्वेश्चन। However, when the mixture is heated, the reaction takes place between its components. One of the products C is a metal and settle down in the molten state. और एक प्रोडक्ट D है जो उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है और रिएक्शन बताना है। तो ये क्या है, A है हमारा Fe2O3 और B है एल्यूमिनियम। इस तरीके से जब आप Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे बनता है 2Fe प्लस Al2O3। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसकी रिएक्शन की वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स थर्मल स्टेटस। ठीक है, ये जो कंडीशन है आपको इस तरीके से लिख देना है खुद से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑफ कोर्स हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक है इन नेचर, एक्सोथर्मिक हीट निकलती है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे हीट सप्लाई की गई, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हीट निकलती है। ठीक है, आगे चले। 18th क्वेश्चन, हमें हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसकी लॉ निकालनी है, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है बेसिकली। किस तरीके से ये रिलेशन आया और कौन से रिलेशन नाम जाना जाता है, तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कैसे प्रूव करोगे आप, तो वो है V जो होता है आपका W/Q होता है, और जब आप इसे उधर भेजोगे तो W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू V/Q आ जाएगा। वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। V है हमारा IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और Q है हमारा IT, राइट।
ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये जो ई है मैं इधर लिख रही हूँ, ये एच बन जाएगा और ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, 2 आई है, 1 आर है, 1 टी है, जहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर रहता है। तो इस तरीके से आएगा। पावर इनपुट आपको यही यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से आपको प्रूव करना है। आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो जिस तरह मैंने किया, ये भी सिंपल है। तो इस तरीके से एच आई वी बाई टी एच, ऐसे ओम्स लॉ लगा के, और दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पी आपको दिया हुआ है पावर, जो कि न्यूमेरिकल में है वो 12 वॉट दिया हुआ है। टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। तो पी टी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। इसे ना आप रिमेंबर करने की एक ट्रिक है। अब आपको एनर्जी कब चाहिए होती है, आपको एनर्जी कब चाहिए होती है, जब आप पीटी करते हो, राइट। जब आपको पीटी करने के लिए जाना होता है तब आपको एनर्जी चाहिए होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट इज इक्वल टू पी टी। ओके, ये याद रहेगा, आई होप सो आपको। ये H इज इक्वल टू पी टी, 12 वॉट इंटू 60 सेकेंड्स करना है, तो ये आएगा 720 जूल्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सेक्शन बी। यहाँ पे ना 2 ही सेक्शन हैं, आप में तो डी ई 4-5 सेक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू हर एक अलग अलग जगह पे, हर एक स्कूल में अपना अलग अलग होता है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो यूजुअली 5 ही होते हैं, सेक्शन ई मिला के, केस स्टडी मिला के। बट फिर भी यहाँ पे देखिए, नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट। तो ये क्या हो सकता है, ग्रीन डॉट सेल्स वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखेगा जो कि होगा क्लोरोफिल। ठीक है, हाउ इज द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी किया था सैम्पल पेपर में। ये होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के वजह से, यानी कि बैकबोन के वजह से। ओके, 21 क्वेश्चन, हाउ इज द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी एडवर्सली इफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, खुश हो जाओ। आगे चलते हैं, आंसर देख लो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। Okay, what are hormones? Name the hormones secreted by thyroid gland and state its function. Okay, हार्मोन क्या होते हैं ना, वो केमिकल फ्लूइड्स होते हैं that control our certain chemical reactions in our body. So chemical compounds which are poured into blood which help to control and coordinate. आंसर होगा इसका थायरोक्सिन, और ये क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। 23rd क्वेश्चन है, with the help of diagram show the different stages of binary fission in amoeba। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अमीबा साइटोकाइनेसिस इस तरीके से, और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से आपको प्रॉपरली दिखाना है। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमें इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच में डिफरेंशिएशन। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो कि अपने मम्मी पापा से ली गई होती है, यानी कि पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, like shape of earlobe, color of eyes, skin, nature of like shape of hair, curly होंगे, straight होंगे। acquired क्या होता है, next not passed to the next generation but are acquired from the environment। example obesity, knowledge, skills, जो कि बच्चा बाद में सीखता है, right। 25th क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेल। तो ये क्या होता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस में रहता है, इस तरीके से न्यूक्लियस में रहता है ये, और इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the phenomenon of biological magnification and how does it affect organism belonging to different trophic levels, particularly the tertiary consumers। तो बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन है, जिसने हम बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, इट इंक्रीजेस एज पर द ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस, यानी कि हर एक ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही DDT हो गया या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, वो भी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है,
तो टर्शरी कंज्यूमर को वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन इज फाउंड इन टर्शरी कंज्यूमर्स, एक्यूमुलेशन इन प्रोग्रेसिव एट ईच ट्रॉपिक लेवल and it leads progressively at each trophic level in a food chain and it gets accumulated. Biomagnification का definition ही है accumulation of highly toxic substance in the uppermost trophic level is known as biomagnification. ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। अब आपको बताना है क्या होता है प्रोसेस डाइजेशन ऑफ फूड का माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, या फिर अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो। लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन दिस प्रोसेस, या फिर डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मुझे तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इजी लग रहे हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा लिखना चाहते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट लिखने पड़ेंगे। तो माउथ जो है इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्टार्च जो होता है हमें सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है, जैसे कि माल्टोस। ठीक है, माल्टोस में ब्रेक कर देता है और वो माल्टोस पे सिंपल शुगर यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर से टूट के सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टमक पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है। HCl में जो होता है वो एसिडिक मीडियम एक तरीके से वो भी रिएक्ट करता है, HCl डाइजेशन ऑफ फूड करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये खाना जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशंस, और पैनक्रियास से ट्रिप्सिन आता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को। लिवर बाइल जूस देता है जो कि इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ता है और उसका मीडियम बेसिक बनाता है फॉर एक्शन ऑफ pancreatic enzymes. Intestinal juice converts protein into amino acid, carbohydrates to glucose, fats to fatty acids and ग्लिसरॉल। तो अब आप देखो आपके आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करना है। यहाँ पे अगर आप इतना लिखते हो तो आपको हाफ मार्क मिलता है, इतना लिखोगे पेप्सिन के बारे में आपको हाफ हाफ हाफ, इस तरीके से हर एक स्टेज पे आपको हाफ हाफ नंबर मिलते हैं, तब जाके कहीं आपका 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं करना था, जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया वो ये करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड massive amount of gaseous exchange takes place through stomata। कितने नंबर मिले आपको इसमें? 1 2 3 4 हाफ मार्क है, यानी कि 2 मार्क्स मिले आपको। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स का टोटल ये वाला था, अब बाकी आपका 3 नंबर का है। ठीक है, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट, यहाँ आपको कैसे स्टोमेटा की वो आपको बताना है। कवर अ पार्ट ऑफ लीव, 6 घंटे उसे छोड़ना है। डी कलराइज करना है, बॉईल करना है वाटर में। उसके बाद अल्कोहल की आपको इसमें डुबाना है। डिप द लीफ इन dilute solution of iodine and parts of the leaf with black paper does not turn blue while the uncovered portion of leaf turns blue black. Covered portion does not synthesize starch, uncovered portion synthesize starch। ठीक है, तो ये पूरा प्रेजेंट करने पे इतना लंबा चौड़ा आपको मिलेगा 5 मार्क। तो मुझे लगता है वो पहले वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी था। कोई बात नहीं, अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है तो वेरी वेल डन। अगर आपको ये भी आता हो वो भी आता हो, सो इट्स वेरी नाइस अबाउट यू। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज सेशन। अगले वीडियो में हम करेंगे एक नया सैम्पल पेपर या फिर एक नए साल का एक PYQ सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।